कि राजस्थान को यदि वीरों की धरती कहा जाता है तो ये पुरुषों की वजह से नहीं है। पुरुष तमाम जगह लड़े हैं, ज्यादा लड़ लिए, कहीं कम लड़ लिए, कहीं मर गए, कहीं जिंदा रह गए, कहीं सामने छाती करके लड़ लिए, कहीं पीठ पीछे गोलियां खा ली। तमाम विश्व के अंदर ऐसा हुआ है। मानव सभ्यता ने जहां कहीं जन्म लिया है वहां पे पुरुष का काम ही लड़ना रहा है। इतनी वीरता पूर्वक बातें करने वाली महिलाएं केवल और केवल राजस्थान में हुई। मुझे उस वाक्य से गंभीर आपत्ति है कि राजस्थान वीरों की धरती है। मुझे लगता है इस बात को कहा जाना चाहिए कि राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है, या कम से कम इतना तो किया जाए कि वीरांगनाओं तथा वीरों की धरती। उस पन्ना धा है, उस अमृता देवी बिश्नोई, उन पद्मिनियों, कर्मावतियों, फूल कंवरों, उनके बलिदान को कोई कैसे भुला सकता है। और ये तो वो नाम है जिन्हें हम जानते हैं। खेत सिंह रूपावत की मां की तरह वो असंख्य महिलाएं जिन्होंने इस रेगिस्तान में और कुछ भी नहीं होता था उस धरती के लिए अपने बेटों को भेज दिया था। कभी इस भारत भूमि की रक्षा करने के लिए सर्वाधिक बलिदान यदि दिए थे तो आपके राजस्थान के लोगों द्वारा दिए गए थे। पानी महंगा था, खून सस्ता करके रख दिया था हमने। राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है। किसकी धरती है? अपने यहाँ पे माताएं बहनें इस प्रकार की हुई थी कि उस वजह से आदमी लड़ लिया। दुनिया में जहां कहीं मानव सभ्यता फलित फुलित हुई है वहां पर सब जगह लड़ाइयां हुई। ये एकमात्र उदाहरण राजस्थान है जहां पर महिलाएं इस कदर बहादुर हुई है। इसके अलावा महिलाओं की बहादुर के किस्से सुनने को नहीं मिलेंगे। अपवाद अलग चीज है। अपने यहाँ पे खूब सारे किस्से हैं कि एक दो बेटे युद्ध करने के लिए नहीं जा रहे हैं तो उनकी माँ उनको कहती है कि इस समय देश की रक्षा का सवाल है, इसलिए आपसी मतभेदों को भुलाकर तुम्हें युद्ध करना चाहिए। आला और उदल। एक पति विश्वासघात करके वापस आता है तो उसकी पत्नी मार देती है उसको। बिका दैया और हीरा दे। हम आगे पढ़ेंगे। कोई राजा युद्ध में से हारकर वापस आया, उसकी रानी ने किले के दरवाजे बंद कर दिए। उसने कहा हारे हुए पति को मैं स्वीकार। हम आगे पढ़ेंगे कि कोई राजा युद्ध में जाने से आनाकानी करता है, उसकी पत्नी सर काट कर दे देती है। उसने कहा नहीं, यदि मेरा पति मेरी वजह से युद्ध नहीं कर पा रहा है तो मेरे जिंदा रहने का कोई भी मतलब है। अक्सर कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो साहित्य में लिखा हुआ वैसा समाज में घटित होता है। आप दुनिया की किसी भी भाषा का साहित्य उठा के देख लीजिए, बाकी सब भाषाओं में महिला का जहां जिक्र है वह सुंदरता के संदर्भ में है। वो इतनी सुंदर है, चांद जैसा मुखड़ा, ऐसी चाल है, पलाट डिंगड़ा, ऐसी कैसी बातें आएगी। केवल और केवल आपको राजस्थान मिलेगा जहां पर महिलाओं के जो किस्से आएंगे उनमें बहादुरी है। आपके राजस्थान मिलेगा जब किसी कवि ने दोहा कहा होगा कि इला न देनी आपनी न हालरियो हुल राय, पूत सिखाना पालने न मरण बढ़ाई माए। कि एक माँ अपने बच्चे को जब पालने में झुलाती है तब कहती है कि धरती मत देना भले मर जाना। इला न देनी आपनी। इला मतलब धरती। इला मतलब क्या होती है? हालरियो हुल रहा है। उसे पालने में झुलाते हुए एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है कि मर जाना लेकिन क्या मत देना। एक बच्चा जब बचपन से इस प्रकार की कहानियां सुनते हुए बड़ा होता तो किसी युद्ध के अंदर वो मरना अच्छा पसंद किया करता था बनिस्बत इसके युद्ध में से वापस आ जाए या युद्ध में हार के आ जाए या युद्ध के अंदर सरेंडर करके आ जाए। इसलिए अपने यहाँ पे बहादुरी के किस्से ज्यादा अलग है। मुझे याद है किसी एक का दुआ कभी भूल गया मैं कि सूत मरियो हित देश में। सूत का मतलब होता है बेटा। सूत का मतलब क्या होता है? सूत मरियो हित देश में, कि बेटा किसके हित में मरा? देश। हरख्यो बंधु समाज। हरखने का मतलब होता है राजी होना। सारे भाई बंधु और पूरा समाज खुश हुआ कि हमारा जो पुत्र है वो देश की रक्षा के लिए लड़ता हुआ मरा था। कोई शहीद होता तो अपने गर्व होता है यार, मौत आई तो कम से कम देश की रक्षा के लिए तो मौत आई, वरना मर तो आदमी कैसे भी सकता है। हम यहाँ से घर जाएं, रास्ते में हार्ट अटैक का दौरा है उसमें मर जाए, रात को सोएं सुबह उठे ही नहीं, कभी खिलखिलाकर हंसे और हंसी के साथ ही मर जाए। मरने का क्या, मौत तो कभी आ सकती है। हिले रिजक बहाना मौत के अलग अलग बहाने, पर वो देश के लिए मरे। इससे बड़ी बात ही क्या हो कि सूत मरियो हित देश में हरख्यो बंधु समाज, कि बेटा देश के हित में मरा तो पूरा बंधु और समाज राजी हुए। माँ नहीं हर की जलम देन जतरी हर की आज। माँ इतनी राजी तो उस दिन भी नहीं हुई थी जिस दिन ये पैदा हुआ था जितनी राजी आज हुई है। ऐसा केवल राजस्थान की माओं के लिए दुए हैं और कहीं दुए नहीं है। मुझे एक और दुआ याद आता कि रण चालू सूत भागियो। युद्ध चालू है और बेटा रण चालू सूत भागियो। घावा लथपथ था है कि गांव में लथपथ हो रखा, वो कट कट लग रखे उस शरीर पे तलवारों के, पर युद्ध चालू था और उसके अंदर वो भाग गया।
मायर हांसड़ बाल दिया, धन चूड़ो चटकाए। माँ ने अपने स्तन काट के फेंक दिए थे कि शर्म आती है कि मैंने तुझे कभी यहाँ से दूध पिलाया था। पत्नी ने अपने चूड़ा तोड़ लिया था कि कम से कम ऐसे पति से तो अच्छा है वहां पे तू मर के आता तो मैं तुमसे ज्यादा राजी रहती। इस प्रकार की पत्नियां थी, इस प्रकार की माएँ थी, इसलिए राजस्थान इस प्रकार के वीरों की धरती रहा है। उन वीरांगनाओं के बिना राजस्थान वीरों की धरती नहीं रहता। तो मुझे कई बार लगता है कि यार इन महिलाओं का कितना अविस्मरणीय योगदान था। हम उन महिलाओं के नाम तक नहीं जानते कि आला और उदल की माँ कौन थी। इस माँ ने उनको समझाया होगा उस दिन वहां बैठ के कि नहीं पुत्रों, तुम्हें इस प्रकार की लड़ाई करनी चाहिए। और ऐसा अपने ही हुआ था, बाकी जगह पे ऐसा नहीं हुआ, वरना तो बाकी जगह भी बहादुर पैदा हो जाते। फिर लगता है यार आजकल पानी कितना खराब हुआ है। आजकल दिनों दिन अब महिलाएं हमारी शायद उतनी स्ट्रांग नहीं बची। अब तो गली में लड़ाई होती हो और पति बेचारा बाहर खड़ा खड़ा केवल देखता हो तो ही लुगाई कहते थे अपने माई ना जाओ थे बारनाथ। अब अंदर ही बुलाना है उसको तो वो बाद में ऐसा ही लड़ता है। नहीं पहले पत्नी कहा करती थी वह कर्तव्य का पालन कर जा, मंगतों की तरह क्या खड़ा खड़ा देख रहा है, तो आदमी बेचारा लड़ लिया करता था। तो अब धीरे धीरे अपना पानी खराब हुआ। तो मुझे याद है कि पद्मावत वाला जब मैटर चल रहा था तो बॉलीवुड वालों के खूब सारे लोगों के बयान थे कि राजस्थान की हिस्ट्री झूठी है। कैसे कि कोई महिला आग में जल ही नहीं सकती, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आग के अंदर जल जाए, आग से डर लगता है ना। और ये सब झूठ मूठ लिख दिया इन्होंने। हमारी पद्मिनी साहब आग के अंदर जल गई, हमारे साहब फलानी महिला आके रंग देवी ने जोहर कर लिया, ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। तो मुझे लगा यार बॉलीवुड वाले सच्ची तो कह रहे हैं बेचारे, वो आज का टाइम देख रहे हैं और आज का टाइम देख के लगता है कि यार आज कोई कैसे जल सकता है, ये उस टाइम को तो जानते नहीं है। ये क्या जाने कि उस समय देश काल परिस्थितियां अलग रही थी, उस समय के सामाजिक मूल्य अलग थे। फिर इन्होंने कब राजस्थान के अंदर आके देखा, ये अपने ऐसी रूम के अंदर बैठे बैठे ट्वीट ही तो करना है, तो ट्वीट करने में क्या जोर आता है, जो दिमाग के अंदर आया वो ट्वीट कर दे। तो मुझे लगा यार जो लोग ये कहते हैं कि जोहर में जल ही नहीं सकते, जोहर की आग में बैठना कितना खतरनाक होता है। और मुझे याद है किसका, स्वरा भास्कर का, भगवान जाने किसका स्टेटमेंट था कि यदि मैं पद्मिनी की जगह होती तो मैं कभी भी जोहर नहीं करती, तो इसके उल्टा मैं अलाउद्दीन के साथ चली जाती। और मरने से अच्छा है कि साथ में चला जाओ, आदमी कम से कम जान तो रहे, जान ज्यादा जरूरी है, मरना तो कायरता है। मुझे लगा यार इन बॉलीवुड वालों ने भारत का संविधान भी नहीं पढ़ा गया। भारत के संविधान का आर्टिकल 21 साफ साफ कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, पर कैसा जीवन, गरिमा युक्त जीवन, लाइफ विद डिग्निटी। और ऐसा लाइफ जिसके अंदर डिग्निटी नहीं है, आदमी चाहे तो उसको खत्म कर सकता है। ये हमारे भारत के संविधान ने कहा है। और ये हर बात में संविधान को लाने वाले लोग इतनी सिंपल सी बात नहीं जानते कि एक महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ चली जाएगी तो उसमें डिग्निटी कहां बची, किसी के रखेल जाके बन के रहने में गरिमा कहां है जीवन की। और उसे यदि लगता है कि यदि गरिमा नहीं बचती है जीवन की, इससे अच्छा मैं मेरे जीवन को गरिमा युक्त समाप्त तो करूं। और यदि वो महिला कर रही थी तो आपको तो सबसे पहले सपोर्ट करना चाहिए। माई लाइफ माई चॉइस के सबसे बेहतरीन उदाहरण तो इन्हीं लोगों ने दिए थे कि नहीं, मेरी जिंदगी पे मेरा अधिकार है, मैं किस प्रकार से रहूंगी, किसके साथ नहीं रहूंगी, ये तय करने वाला पुरुष नहीं हो सकता, ये तय करने वाली मैं हूं। और उस महिला ने अपना जो रास्ता चुनना था वो चुना। और तुम आज 700 साल बैठ के, 900 साल बाद में बैठ के इस बात पे डिबेट करते हो कि नहीं वो महिला आग में जल ही नहीं सकती। साहब आग में तो देख लो, तवे के भी हाथ लग जाए तो भी अपनी अंगुलियां ऐसे होने लग जाती है। तो मुझे लगा यार बॉलीवुड वाले तो इस बात को भी क्या ही समझ पाएंगे राजस्थान के बारे में कि हमारे दिसंबर के महीने में जब तापमान -3-4 डिग्री चला जाता है, तब गंगानगर का कोई एक किसान इंदिरा गांधी नहर के ठंडे ठंडे पानी के अंदर रात को 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में अपनी एक पतली सी स्वेटर के अंदर, अपने एक जोड़ी बीड़ी के बंडल के सहारे, अपने पजामे को लगभग यहां तक मोड़ते हुए 4 घंटे पानी में खड़ा रहता है। खड़े रहते हैं। किसी बॉलीवुड वाले को यह कहा जाए कि 4 घंटे पानी में खड़ा रहना है तो भी इनको लगेगा यार पानी में कैसे खड़े हो सकते हो, वो भी उस तापमान में जब तापमान -4 डिग्री का हुआ। मैं को इन महिलाओं को, बॉलीवुड वाली महिलाओं को तो यह भी बताया जाना चाहिए कि पश्चिमी राजस्थान में हमारी महिलाएं आज भी खुद मसाले कूटती है। और मसाले कूटने वाला जो मुसड़ होता है वो 7.5 किलो का होता है और वो एक हाथ से कूट लेती है, दूसरा हाथ पड़ोसन से चुगली करने के लिए चाहिए। मगर ये बॉलीवुड वाली हीरोइनें बेचारी इस बात को कैसे समझ पाएगी, क्योंकि किसी जिम में जब 2.5 किलो का डंबल उठा लेती है तो अगले दिन अखबार के अंदर आता है कि कमर में आई लोड शूटिंग नहीं हो पाएगी 3 महीने। तुम्हें क्या पता रहे क्या होता है क्या नहीं होता है, तुम बैठे बैठे वहां पर बकवास कर लेते हो। यहाँ पर हीरा दे जैसी महिला हुई थी, इसने पति मार दिया था। कोई बात बताए, देखिए आज की दुनिया में इस बात को कहे कोई, पति को इस बात के लिए मार दिया था क्योंकि उसके पति ने क्या किया था। मैं इस बात को हमेशा स्ट्रांगली कहता हूं कि किसी भी समाज को दिशा केवल और केवल महिलाएं दे सकती है। जैसा महिलाएं चाहेगी वैसा समाज बनेगा। पहले महिलाएं बहादुर थी इसलिए उनके बच्चे भी बहादुर पैदा हुए।
पहले महिलाएं ज्यादा कर्तव्य परायण थी, इसलिए पुरुषों के अंदर भी वो सब चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि महिलाएं पुरुषों को डिक्टेट कर रही थी। जब तक महिला समाज को चलाएगी, समाज का निर्माण उसी प्रकार का होता रहेगा। अब महिलाओं ने चलाना बंद कर दिया, महिलाओं ने चलाना बंद कर दिया, तो पुरुष लिचड़ था, लिचड़ है और लिचड़ रहेगा। उसमें ज्यादा लक्षण वैसे भी कभी नहीं रहे हमेशा। अरविंद भारत के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए। अरविंद का नाम सुना होगा, क्रांतिकारी थे, बाद में दार्शनिक बन गए थे। अरविंद ऐसा कहते हैं कि दुनिया की किसी भी वस्तु के अंदर निर्जीवपन नहीं होता है, दुनिया की सारी वस्तु सजीव है, निर्जीव कुछ हो ही नहीं सकता। तो कहा अरविंद यार ऐसी ये बोतल, ये बोर्ड, ये तो निर्जीव है ना। उनका नहीं, निर्जीव नहीं है, इनमें चेतना का स्तर लो है। जो इनकी कोई अवेकनिंग होनी चाहिए, जो इनमें चेतना होनी चाहिए, वो अपने हाई लेवल पर नहीं है, वो इनमें कम है, वो चेतना उतनी नहीं है। तो उनका निर्जीव जिनको आप कहते हो पत्थर, इनमें चेतना कम है। फिर जो घास फूस है उसमें चेतना थोड़ी ज्यादा है, बड़े पेड़ पौधे उनमें चेतना थोड़ी और ज्यादा है, पशु पक्षियों में चेतना थोड़ी और ज्यादा है, मनुष्यों में चेतना थोड़ी और ज्यादा है, और ईश्वर में चेतना सबसे अधिक है। ईश्वर पूर्ण है, ईश्वर में चेतना की किसी प्रकार से कमी नहीं। पर प्रत्येक पिछली चीज आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। जिसको आप पत्थर कहते हो वो चाहता है मैं चेतना को बढ़ा के दूब बनूं, दूब चाहती है मैं चेतना को बढ़ा के बरगद बनूं, बरगद चाहता है चेतना को बढ़ा के पशु पक्षी बनूं, पशु पक्षी चाहता है मैं मनुष्यों के बराबर चेतना लाऊं, और मनुष्य चाहता है कि मैं भगवान बन जाऊं। प्रत्येक जीव अपने अगले चरण में जाने का प्रयास करता है, प्रत्येक जीव अपने चेतना को बढ़ाने का प्रयास करता है। पर अरविंद जब मनुष्य की बात करते हैं तब अरविंद पुनः कहते हैं कि मनुष्यों में भी महिलाओं में चेतना ज्यादा है और पुरुषों में चेतना कम है, इसलिए महिलाएं ईश्वर के ज्यादा नजदीक और पुरुष ईश्वर के कम नजदीक है। और मुझे तो कई बार लगता है कि ये फेमिनिस्टों ने ये स्टेटमेंट कहां से सीखा रे कि महिला और पुरुष दोनों समान होते हैं। कैसे हो सकते हैं? महिलाएं पुरुषों से लाखों कोस आगे, कोई करोड़ों कोस आगे। केवल महिला ही तो है जिसको भगवान ने ये कहा कि वो जन्म दे सकती है, पुरुष कभी देखे। तो आप धरती और महिला, इनके पास ही केवल जनन की क्षमताएं हैं, और वो क्षमताएं दूसरे किसी को नहीं दी है भगवान ने। इसका मतलब महिला पुरुषों से अलग गुण रखती है। महिलाएं लेके आ जाऊंगा मैं।